नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे मुर्शिदाबाद के उस बाबरी दाव की जिसने बंगाल के चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की नई प्रयोगशाला खोल दी है। आज हम बात करेंगे धर्म के अखाड़े में मचे महासंग्राम की और संसद के उस सुपर ड्रामा की जहां राहुल गांधी की सदस्यता पर फिर से तलवार लटक गई है। और साथ ही चर्चा होगी यूपी विधानसभा में एआई के मायाजाल और किन्नरों के हक की। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीबीएसई का बड़ा फैसला, कक्षा 12 के लिए शुरू होगी ऑन स्क्रीन मार्किंग। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट का आदेश, बच्चों से फोन पर बात कर पाएंगे इमरान खान। लैम्बोर्गिनी केस में आरोपी शिवम मिश्रा को मिली जमानत, पुलिस की रिमांड अर्जी खारिज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक, नए राइफल जेट्स खरीदने को मंजूरी। केजीएमयू में एक बार फिर छेड़छाड़ और यौन शोषण का मामला, 50 दिन में तीसरा केस। राजपाल यादव को मिली जमानत, 4 दिन और जेल में रहेंगे एक्टर। राहुल के खिलाफ प्रस्ताव नहीं लाएगी सरकार, सदस्यता खत्म करने पर होगी चर्चा। कर्नाटक में सत्ता विवाद, राहुल गांधी से मिले डीके शिव कुमार। 2,67,700 रुपए पहुंचे चांदी के दाम, 1,56,539 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोना। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 559 अंक टूटा, निफ्टी 25,900 के नीचे। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले और खास मुद्दे के बारे में। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस वक्त बारूद जैसी गर्मी है और इसका केंद्र बन चुका है मुर्शिदाबाद। जी हां, अयोध्या में बाबरी ढांचे के गिरने के 3 दशक बाद अब बंगाल की धरती पर बाबरी के नाम से एक नई मस्जिद का निर्माण शुरू हो गया है, जिसे न केवल बंगाल बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी है। ये सिर्फ एक मस्जिद का निर्माण नहीं, बल्कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले वोटों के ध्रुवीकरण की एक ऐसी सियासी प्रयोगशाला है जिसकी लपटें अब लखनऊ तक पहुंच चुकी हैं। आपको बताते चलें, 11 फरवरी 2026 की तारीख बंगाल के इतिहास में दर्ज हो गई है। मुर्शिदाबाद के वेलडागा में जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष और टीएमसी के पूर्व विधायक हुमायूं कबीर ने पूरे लाव लश्कर के साथ नींव रखते हुए मस्जिद का निर्माण शुरू करा दिया है। इस मौके पर माहौल बेहद गंभीर और राजनीतिक था। करीब 1200 मौलवियों और हाफिजों ने एक साथ कुरान की आयतों का पाठ किया। मस्जिद का एक मॉडल जारी किया गया जो हुबहू अयोध्या की पुरानी बाबरी मस्जिद जैसा ही दिखता है। 7 बीघा जमीन पर बनने वाली इस मस्जिद की अनुमानित लागत 50 से 55 करोड़ रुपए है, जहां एक साथ 10,000 लोग नमाज पढ़ सकेंगे। मस्जिद के लिए अब तक 600 करोड़ का चंदा भी मिल चुका है। वहीं निर्माण स्थल पर महिलाएं और पुरुष अपने सिर पर ईंटें ढोते नजर आए। कोई भट्टे से ईंटें खरीद कर ला रहा था तो कोई अपने गांव से चंदा लेकर पहुंच रहा था। वहीं मस्जिद का निर्माण कराने वाले हुमायूं कबीर ने कहा कि यह बाबरी मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। वहीं इस निर्माण की गूंज अब बंगाल से उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी की एक रैली में चेतावनी देते हुए कहा कि बाबरी अब कभी नहीं बनेगी, कयामत तक नहीं। सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। इन लोगों के लिए अब कोई जगह नहीं, और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। कयामत के दिन के लिए मत जियो, हिंदुस्तान में कायदे से रहना सीखो, कायदे से रहना सीखो। यहां का कानून मानो, कानून मानोगे, कायदे से रहोगे तो फायदे में रहोगे, और नहीं तो आगे का रास्ता तो फिर कहां के लिए जाता है, वह फिर कानून कोई तोड़ेगा तो वह रास्ता सीधे जहन्नुम की तरफ ही लेके जाता है, कहीं और की तरफ नहीं लेके जाता है।
कानून तोड़ करके कोई जन्नत जाने का सपना देख रहा है, तो सपना उसका कभी पूरा नहीं होने वाला है। वहीं योगी के इस बयान पर हुमायूं कबीर ने पलटवार करते हुए आग में घी डालने का काम किया। हुमायूं कबीर ने खुली चुनौती देते हुए कहा, ये लखनऊ या अयोध्या नहीं, ये बंगाल है और यहां ममता बनर्जी का राज है। अगर संविधान के तहत मंदिर बन सकता है तो हम अपनी जमीन पर मस्जिद क्यों नहीं बना सकते? रोक सको तो मस्जिद बनकर रहेगी। वहीं योगी और हुमायूं कबीर की इस लड़ाई में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी एंट्री कर ली है। जी हां, सीएम योगी की कयामत वाले बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाबरी मस्जिद और कयामत वाले बयान पर कहा कि कयामत शब्द का क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? आप तो उर्दू के खिलाफ थी, जब कुर्सी खतरे में आती है तो क्रिमिनल हो जाते हो। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। उनसे कहो कयामत उर्दू मत इस्तेमाल करो। जो मुख्यमंत्री उर्दू के खिलाफ था वो कयामत की बात कर रहा है। अरे कयामत के अलावा कोई दूसरा शब्द इस्तेमाल करो। फिर कहता हूं मैं आपसे, जब मुख्यमंत्री घिर जाते हैं, बीजेपी कमजोर हो जाती है, उनकी कुर्सी जाने का डर बढ़ जाता है, तो वो क्या करते हैं? कम्युनल हो जाते हैं। जितना उनकी कुर्सी को खतरा होगा उतना ही वो कम्युनल हो जाएंगे। बनारस में तोड़फोड़ चल रही है, वो तो इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि विकास दूसरा दिखाना नहीं उन्होंने कौन सा विकास किया है? पानी बरस जाए तो आज भी गोरखपुर में नाव चलेगी, मेट्रो नहीं चल पाई। आप तो वो लोग हैं ना जिनके पास सब आर्काइव में पड़ा होगा। जब मुख्यमंत्री जी झांसी गए पहली बार, उन्होंने कहा झांसी में मेट्रो बनेगी, झांसी से सीधा दिल्ली जोड़ दी जाएगी एक्सप्रेस वे से, और गोरखपुर में मेट्रो बनेगी। आज 10 साल पूरे हो गए, बताओ गोरखपुर में मेट्रो बन गई क्या? और स्मार्ट सिटी के नाम पर सोचो कितना पैसा लूट लिया। प्रधानमंत्री जी ने जो अपना गोद गांव लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने उसको अनाज छोड़ दिया और प्रधानमंत्री जी ने अनाज छोड़ दिया। अखिलेश सर, कानपुर के लंबोकनी केस में कई सारे लैप्सेस सामने आ रहे हैं, नई नई चोरी आ रही हैं, पुलिस के एक्शन पे भी सवाल उठे। अरे भाई, मुझसे क्यों पूछते हो? जो कयामत तक हमें और आपको ले जाना चाहते हो उससे पूछो ना। और इसमें कयामत तक न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि जब पैसा चलेगा तो कयामत तक न्याय कैसे मिलेगा? जिस सरकार में पुलिस में पैसा चलता हो, और यही नहीं है पहली बार पैसा नहीं चल रहा है, वहां पर एक अखिलेश दुबे जेल में है। अगर अधिकारियों का पता करोगे, जरा उनसे बात करके आओ, जो कितने अधिकारी जेल चले जाएंगे। अखिलेश दुबे वो जिंदा ही इसलिए कि हम उनके पक्ष में बोलते हैं, नहीं तो वो भी जेल में मार दिए गए होते हैं। अगर जिंदा बचे हुए हैं, वो सुरक्षित हैं, तो वो समाजवादियों की देन है, क्योंकि उनके पास इतने राज हैं कि सरकार चल नहीं सकती उसके बाद। वहीं बाबरी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का भी बयान सामने आया है। देखिए, बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, ये तथ्य इतिहास में कोई झुठला नहीं सकता। बाबर का महिमा मंडन करने वालों का उत्तर प्रदेश और देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जब ये आगे पीछे बाबरी मस्जिद की घटना हुई थी, तो कार्यसेवकों ने एक बड़ा नारा देने का काम किया था, तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। आप सब लोगों ने सुना था। और बाबर का भारतीय राजनीति के इतिहास में लुटेरे की संज्ञा है। कोई ऐसा योगदान नहीं जिसे याद किया जाए। जो इस प्रकार का महिमा मंडन करते हैं वो सिर्फ तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये माना जाए कि बंगाल में बीजेपी सरकार आने के बाद इस तरह के, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को साथ लेकर के चलती है। सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को हम जोड़ने का काम करते हैं। आपको बता दें, हुमायूं कबीर का ये कदम सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कोर वोट बैंक पर हमला है, क्योंकि बंगाल में करीब 30% मुस्लिम मतदाता है, जो 100 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक है। कबीर का दावा है कि वे मुस्लिम वोटों को एकजुट कर 100 से ज्यादा विधायक बनाएंगे। कबीर ने कहा, मैं ममता बनर्जी को चैलेंज करता हूं, अब उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं मिलेंगे। ये हिंदुओं के वोट से सत्ता में आए, अब हम विपक्ष की ताकत बनेंगे। वहीं हिंदू संगठनों ने इसे निर्माण के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में मुर्शिदाबाद चलो के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। इन पोस्टरों पर आक्रामक नारे लिखे हैं। हिंदू संगठनों का आरोप है कि ममता सरकार की शय पर यह सब हो रहा है और वे 10 फरवरी को ही बंगाल की ओर कूच करने की तैयारी में हैं। वहीं मस्जिद निर्माण के साथ साथ हुमायूं कबीर की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। 55 करोड़ की भारी भरकम राशि कहां से आ गई? जांच एजेंसियां मिडिल ईस्ट और बांग्लादेश के कनेक्शन खंगाल रही हैं। ड्रग्स के एक पुराने मामले में कबीर के समधी की 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को जब्त किया गया है, जिसे कबीर ने राजनीतिक साजिश करार दिया है। वहीं ये बाबरी मस्जिद विवाद क्या है, ये भी आपको बता दें। दरअसल विवाद 1992 में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से जुड़ा है, जब कार सेवकों ने ढांचा गिराया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में फैसला दिया था कि वहां राम मंदिर बनेगा और सुन्नी वक्फ बोर्ड को कहीं और 5 एकड़ जमीन दी जाएगी। राम मंदिर का उद्घाटन 2024 में हो चुका है। वहीं चुनाव के लहजे से भी ये बाबरी मस्जिद को तूल पकड़ने दिया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक है, इसीलिए ये मुद्दा राजनीतिक तनाव बढ़ा रहा है। हुमायूं कबीर का कहना है कि बंगाल में सबको संविधान के तहत अधिकार है और योगी यहां कुछ नहीं कर सकती। वहीं योगी का बयान है, बीजेपी हिंदू वाली नीति को मजबूत करने वाला है। कुल मिलाकर मुर्शिदाबाद अब सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि एक ऐसा रणक्षेत्र बन गया है जहां धर्म और राजनीति का मैदान तैयार हो रहा है। एक तरफ हुमायूं कबीर बाबरी के नाम पर भावनाओं को उभार कर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन इसे ध्रुवीकरण का मुद्दा बनाकर बहुसंख्यक वोटों को लामबंद कर रहे हैं। वहीं बीच में फंसी है ममता बनर्जी, जिनके लिए अब अपने मुस्लिम वोट बैंक को बचाना और हिंदू वोटों को छटकने से रोकना अब तक की सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अगले 2 साल पंजाब की राजनीति के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होंगे, क्योंकि बाबरी की ये नई राह अभी बहुत दूर तक जाएगी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। धर्म और सियासत के अखाड़े में उस वक्त एक ऐसा घमासान छिड़ गया जिसने पूरे देश का ध्यान प्रयागराज और काशी की ओर खींच लिया। एक तरफ ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, तो दूसरी तरफ जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी। आरोप इतने संगीन हैं कि सुनकर आपकी रूह कांप जाए और पलटवार इतना तीखा कि सीधे सत्ता के गलियारों तक उसकी तपिश महसूस की जाए। जी हां, प्रयागराज की स्पेशल पास्को कोर्ट में दायर एक याचिका ने आध्यात्मिक जगत में भूचाल ला दिया है। श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले के एक मुख्य पक्षधर और जगत गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आशुतोष ब्रह्मचारी ने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद पर बच्चों के यौन शोषण का सीधा आरोप लगा दिया है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अपने आप को महाराज बनते हैं, महाराज तो है नहीं, वो महाराज है, उनको महाराज कहिए। दूसरी बात, कुकर्मी है, छोटे छोटे नाबालिग बच्चों का कुकर्म करता है। 20 से अधिक बच्चे का कुकर्म किया है। जो मेरी जानकारी में 2 बच्चे मेरे अंडर में आए हैं जो रो रहे हैं, जिनके पेट भी खराब हो चुके हैं। रो रहे थे, गुरुजी हमारी बहुत हालत खराब है। और एक बालिग हो चुका है जो हमारे अंडर में आ गया है, उसको सारे इसके काले चिट्ठे हमारे पास है। दूसरा, ये उन बच्चों का उत्पीड़न करता है जो जैसे उड़ीसा इन साइड में जहाँ बाढ़ आ जाती है, वहां से गुरुकुल में पढ़ाने के नाम के, शिक्षा के नाम पर उनको गुरुकुल में पढ़ाएं और इसलिए लाते हैं। वहाँ खाना अच्छा मिलता है क्योंकि जजमान लोग इनके बहुत सारे देते हैं। उन बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। रात को कहता है तुम मेरे संतरे हो। मुझे बच्चों ने बताया कि साहब हमें गुरुजी हमें संतरे बताता था, और उनके जो दूसरा चेला है मुकुंदानंद, वो इसके पास पेश करता था अच्छे अच्छे बच्चे। अब यहाँ भी बच्चे लेके आया क्योंकि इसको वो आदत तो छूटेगी नहीं। मैं खुली चेतावनी दे रहा हूँ, यदि सच में ये सही है, इनका मेडिकल कराना चाहिए। ये कुकर्मी है, ये ब्रह्मचारी है, तो हम फिर कह रहे हैं हम आत्मदाह करने को तैयार है, परंतु कुकर्मी है, ये ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। मेडिकल में साफ साफ आ जाएगा, एक से एक मेडिकल हो रहे हैं। और दूसरा, यहाँ बच्चों से संगम में आकर इन्होंने बच्चों का इस्तेमाल किया, रथ चलवाया। मैं पूरी प्रशासन से मैंने मांग की है, कमिश्नर साहब से मांग की। आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य रामभद्राचार्य जी का शिष्य हूँ। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात गलत हो तो मुझे जेल भेज दिया जाए, वरना इस कुकर्मी को जेल भेजो, छोड़ो मत इसको, गंदे आदमी को।
आशुतोष ब्रह्मचारी का दावा है कि शंकराचार्य के शिविर और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों के साथ गुरु सेवा के नाम पर कुकर्म किया जा रहा है। उन्होंने कोर्ट में 2 बच्चों को पेश करते हुए दावा किया कि करीब 20 बच्चे इस शोषण का शिकार हो सकते हैं। याचिका में कहा गया कि बच्चों से पालकी उठवाने, भीड़ जुटाने और निजी सेवा जैसे काम कराकर बाल श्रम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। साथ ही शिविर में अवैध हथियार होने और आय से अधिक संपत्ति होने की आशंका जताते हुए जांच की मांग भी कर दी है। आशुतोष ने उनके करीबी शिष्य मुकुंदानंद की भूमिका की भी जांच करने की मांग कर डाली है। वहीं इन आरोपों पर शंकराचार्य ने चुप्पी तोड़ते हुए बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। उन्होंने इसे अपनी सामाजिक हत्या करने की एक गहरी साजिश करार दे दिया है। शंकराचार्य का कहना है कि जब से उन्होंने गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए सरकार को 40 दिन का अल्टीमेटम दिया है, तभी से सत्ता समर्पित धर्माचार्यों का गिरोह उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। सुनिए क्या कुछ कहा शंकराचार्य ने। बात यह है कि चारों शंकराचार्य बैठेंगे जब समय आएगा। अभी तो हमारे ऊपर आरोप लगाए गए हैं, हम उनका प्रमाण प्रस्तुत कर चुके हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, महीना 2 महीने में न्यायालय करेगा। बहुत देर थोड़े लगेगी इस तरह के एक्ट में। इसमें तो विचारण जल्दी होना चाहिए, तो विचारण होगा। और दूसरी बात यह है कि इस एक्ट में ये नियम कि इस एक्ट में ना तो बच्चे की पहचान को सामने किया जाए, ना तो दूसरे किसी की पहचान को सार्वजनिक किया जाए, फिर भी वो लोग करते चले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि वो ये नहीं चाहते हैं कि इसका निराकरण हो, वो ये चाहते हैं कि इनका नाम बदनाम किया। तो नाम बदनाम करने के लिए वो आगे बढ़े हुए। क्या जनता ये समझती नहीं है? जनता सब समझ रही है, सब देख रही है कि तुम क्या कर रहे हो। जो चाहो करो, लेकिन अब तो गाय माता के बारे में सनातनी जनता खड़ी हो रही है और आपको गौ माता को प्रतिष्ठा देनी होगी और गौ हत्या और गौ मांस का व्यापार आपको बंद करना होगा। यही हमारा कहना है और हम आपके इस तरह के किसी भी प्रयास से बिल्कुल भयभीत नहीं हैं। हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और दृढ़ता के साथ। जितना हमारे ऊपर आप इस तरह के झूठे आरोप लगाओगे और हमको दबाने की कोशिश करोगे, उतना ही हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम इस बात को उठाएंगे। वहीं शंकराचार्य ने कहा कि योगी को असली हिंदू साबित करने के लिए उन्होंने 40 दिन का समय दिया था, जिसमें से 10 दिन बीत चुके हैं। इन्होंने योगी की तुलना खलीफा से करते हुए कहा कि उन्हें या तो सीएम की कुर्सी छोड़नी चाहिए या महंत का पद। आपको बता दें, इस पूरे मुद्दे की जड़ें 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुए हंगामे से जुड़ी हैं। प्रयागराज माघ मेले में जब पुलिस ने शंकराचार्य की पालकी रोकी तो जमकर धक्का मुक्की हुई। पालकी का छत्र टूट गया और शंकराचार्य बिना स्नान किए ही लौट गए। शंकराचार्य ने इसे अपना और अपनी पीठ का अपमान करार दिया, जबकि विरोधी पक्ष इसे उनके अहंकार की हार बता रहे हैं। वहीं आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर की मांग भी कर डाली है, जिस पर कोर्ट ने फिलहाल पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। शंकराचार्य की ओर से भी आशुतोष के खिलाफ झूठे आरोप और मानहानि का केस दर्ज कराया गया है। कोर्ट ने आशुतोष को 20 फरवरी को पेश होने का सम्मन जारी कर दिया है। देखा जाए तो एक तरफ धर्म की रक्षा का दावा और दूसरी तरफ नैतिकता पर लगे संगीन दाग। क्या ये वाकई बच्चों के साथ हुए अन्याय की लड़ाई है या फिर ज्योतिष पीठ और सत्ता के बीच का वर्चस्व युद्ध? क्या गौ रक्षा के नाम पर राजनीति हो रही है या फिर धर्म की आड़ में अपराध? इन तमाम सवालों का जवाब अब 20 फरवरी को प्रयागराज की कोर्ट में मिलने की उम्मीद है। तब तक काशी से प्रयागराज तक आरोपों के तीर चलते रहेंगे और दूध का दूध, पानी का पानी होने का इंतजार रहेगा। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुख करेंगी अगले मुद्दे की तरफ। संसद के गलियारों से लेकर सियासत के सबसे बड़े अखाड़े तक इस समय केवल एक ही नाम गूंज रहा है, राहुल गांधी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के एक भाषण ने सत्ता पक्ष की कुर्सी हिला दी है, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ वो दांव चल दी है जिसकी कल्पना शायद ही किसी ने कभी की हो। ये लड़ाई अब सिर्फ जुबानी जंग नहीं रह गई, बल्कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता और उनके राजनीतिक कैरियर को खत्म करने की एक बड़ी कानूनी और संवैधानिक जंग में तब्दील हो चुकी है।
दरअसल भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में एक ऐसा मूल प्रस्ताव पेश किया जिसने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। जी हां, निशिकांत दुबे की मांग थी और बेहद तीखी है कि राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी जाए, उन पर जीवन भर चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। हैरानी की बात तो यह है कि सरकार इस बार विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव के पारंपरिक रास्ते पर नहीं चल रही है। निशिकांत दुबे ने साफ किया कि ये एक स्वतंत्र प्रस्ताव है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत को अस्थिर करने की साजिश रच रहे हैं। दुबे का दावा है कि राहुल की थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसी यात्राएं महज छुट्टियां नहीं बल्कि देश विरोधी गतिविधियों का हिस्सा थीं। आपको बता दें, इस पूरे विवाद की जड़ राहुल गांधी का बुधवार को दिया गया वह भाषण है जिसमें उन्होंने भारत अमेरिका व्यापार समझौते को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने दहाड़ते हुए कहा कि सरकार ने देश के हितों को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने टैरिफ के मोर्चे पर घुटने टेक दिए हैं। देश की कीमती डेटा बिना किसी जांच के अमेरिका को सौंपा जा रहा है। डिजिटल ट्रेड नियमों पर भारत ने अपना नियंत्रण खो दिया है। वहीं राहुल ने सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर भी निशाना साधा। अब बीजेपी इस बात पर अड़ी है कि राहुल ने जो भी आरोप लगाए उनका कोई प्रमाण नहीं दिया। इसीलिए बीजेपी के चीफ संजय जायसवाल ने राहुल गांधी के भाषण के आपत्तिजनक हिस्सों को रिकॉर्ड से हटाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या राहुल की सदस्यता वाकई में जा सकती है? दरअसल ये सवाल इस समय सबसे बड़ा है। निशिकांत दुबे ने 1976 में सुब्रमण्यम स्वामी को राज्यसभा से निष्कासित किए जाने के उदाहरण का हवाला भी दिया। अगर लोकसभा अध्यक्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो इस पर सदन में चर्चा और फिर वोटिंग होगी। अगर प्रस्ताव पास हो गया तो राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ना होगा, संसद से बाहर जाना होगा और सरकारी बंगला तक खाली करना पड़ेगा। हालांकि भारतीय कानून लाइफ टाइम बैन की इजाजत नहीं देता, लेकिन सदन के पास अपने किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के आधार पर उसे निष्कासित करने के विशेष अधिकार होते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के हमले पर कांग्रेस ने भी आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने तीखा तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड देखिए। राहुल जी के शब्द हटा दिए जाते हैं लेकिन निर्मला सीतारमण के बयानों पर चुप्पी साध ली जाती है। पिछली बार भी सदस्यता छीनी गई थी। क्या हुआ? जनता ने उन्हें और भी बड़े बहुमत से जिताया। हमें नोटिस से फर्क नहीं पड़ता, चाहो तो हमें फांसी पर लटका दो, कांग्रेस का कहना है। ये अब सब अडानी, अमेरिका डील और बजट की नाकामियों से ध्यान भटकाने की भारतीय जनता पार्टी की चाल है। देखा जाए तो संसद के सत्र ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिन भारतीय राजनीति के लिए बेहद तनावपूर्ण होने वाले हैं। एक तरफ सरकार राहुल गांधी को गुमराह करने वाला और विदेशी एजेंट बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रहा है। क्या राहुल गांधी की सदस्यता वाकई जाएगी? क्या निशिकांत दुबे का ये प्रस्ताव इतिहास दोहराएगा? ये अब पूरी तरह से लोकसभा स्पीकर के विवेक और सदन के आंकड़ों के खेल में टिका है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज चौथा दिन किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं रहा। सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई तो मुद्दा सिर्फ आंकड़ों और बजट का नहीं था, बल्कि भविष्य की सबसे डरावनी तकनीक और समाज के सबसे उपेक्षित तबके की आवाज का था। लखनऊ के इस सदन में गुरुवार को एआई के खतरे और किन्नर समाज के अधिकार पर ऐसा गर्मा गर्म बहस हुई कि हर कोई दंग रह गया। आपको बता दें, सदन के शून्य प्रहार में उस समय सन्नाटा पसर गया जब समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने नियम 300 के तहत एआई का मुद्दा उठाया। उन्होंने जो किस्सा सुनाया उसने विधायकों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। अतुल प्रधान ने खुलासा किया कि एक एजेंसी के लोग मेरे पास आए और बोले कि विधायक जी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हम आपकी आवाज़, आपके चेहरे ऐसा क्लोन बनाएंगे कि जनता को लगेगा आप ही बोल रहे हैं।
जबकि वो एआई होगा। प्रधान ने चेतावनी दी कि अगर ये तकनीकी किसी के भाषण को सही तरीके से पहुंचा सकती है तो इसका इस्तेमाल किसी की छवि बिगाड़ने, डिफेम करने के लिए, दंगा भड़काने के लिए भी हो सकता है। इस पर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने खुद कमान संभाली। वहीं जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार ने 10 फरवरी को ही एआई पर कानून बनाया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार भी इस पर प्लान तैयार करेगी। देखा जाए तो चौथे दिन की ये चर्चा बता रही है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति सिर्फ सड़क बिजली तक सीमित नहीं है। अब सदन में एआई जैसे हाईटेक खतरों पर भी माथापच्ची हो रही है और किन्नर समाज जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भी सरकार को जवाबदेही बनाया जा रहा है। तो आज खबरें अब तक में आपने देखा कि कैसे एक तरफ मुशीराबाद में बाबरी के नाम पर नई रार छिड़ गई है तो दूसरी तरफ संसद में राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर आर पार की जंग जारी है। धर्म हो या राजनीति, तकनीकी हो या समाज का आखिरी पायदान, हर तरफ सवाल हैं, टकराव है और अपनी अपनी जमीन बचाने की जद्दोजहद है। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला, सच की तलाश और तीखे सवालों का दौर लगातार जारी रहेगा। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के पीछे छिपे बड़े सच के साथ। नमस्कार, देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।